सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने पूरे परिवार के साथ हवालात में बंद हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से लेकर अवैध कब्जा कर जौहर विश्वविद्यालय बनाने और ऐसे कई आरोप आजम के पूरे परिवार पर है। आजम एक अपराधी हैं और उन्हें सजा कोर्ट से मिली है, लेकिन इसके बावजूद आजम के हमदर्द सामने आ रहे हैं। सबसे पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई की वकालत की और अब मशहूर शायर मुनव्वर राणा आजम के हिमायती बने हैं। सीतापुर के जेल में बंद आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर फातिमा खां को लेकर मुनव्वर राणा ने कहा है कि उनके परिवार के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक न किया जाए, बल्कि किरदार बिगाड़ने वाले को सजा दी जाए, वरना सियासी बदलेबाजी इस मुल्क को खा जाएगी। मुनव्वर राणा ने ट्वीट किया कि आजम खां और उनके खानदान के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक न किया जाए। झूठे मुकदमों में अदालत का वक्त और किरदार बिगाड़ने वालों को सजा दी जाए, वरना सियासी बदलेबाजी इस मुल्क को ऐसे खा जाएगी जैसे दीमक किताबों को। उनको जेल में रखना पार्लियामेंट और असेंबली दोनों की तौहीन है। हालांकि अपने ट्वीट पर वो खुद घिर गए। लोग उनसे सवाल करने लगे कि क्या धर्म के आड़ में उन्हें बाबा साहेब के संविधान पर भी भरोसा नहीं है क्या? ये पहला मामला नहीं है जब मुनव्वर राणा ने सरकार पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी कई बार वो मोदी और योगी पर निशाना साधकर खुद फंस गए हैं। सवाल है कि जब आजम खां को सजा कोर्ट से मिली है तो इसमें सियासत कहां से हो सकती है? देश भर में कोरोना वायरस के बीच पीएम मोदी ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज 20 लाख करोड़ का है, लेकिन अब इस आर्थिक पैकेज पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसे अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बता रही है, वहीं कांग्रेस को इस आर्थिक पैकेज के बाद जोर का झटका लगा है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस गला फाड़ फाड़ कर विशेष पैकेज की मांग कर रही थी, लेकिन मोदी ने जैसे ही पैकेज का ऐलान किया, कांग्रेसी कुनबे में खलबली मच गई है। कांग्रेस की माने तो पीएम ने राहत पैकेज के ऐलान में देरी कर दी है और इससे अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। ऐसा अनुमान कांग्रेस ने पहले ही लगा लिया है और अब पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मांग की है कि पीएम मोदी सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करे। इसके साथ ही संकट के समय में सहारा देने के लिए उन सभी के खातों में कम से कम 7,500 रुपए सीधा ट्रांसफर करें। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने के लिए हेडलाइन तो दे दी, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का सफर पूरा होने का इंतजार रहेगा। सवाल है कि कांग्रेस आखिर किस हकीकत के पूरा होने के इंतजार में है। अगर मोदी ने विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया तो अब कांग्रेस दूसरा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। मतलब कांग्रेस सहित विपक्ष को पीएम के इस बड़े आर्थिक पैकेज से कोई खुशी नहीं है। दिल्ली में आप विधायकों की गुंडागर्दी का मामला कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई और विधायक हैं जिन पर घरेलू प्रताड़ना से लेकर दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद केजरीवाल पाक साफ बताते हैं। वहीं कोरोना काल में केजरीवाल के एक और विधायक फंसते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने दक्षिणी दिल्ली में पिछले महीने एक डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने आप विधायक जरवाल और सह आरोपी कपिल नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की पुलिस की याचिका को मंजूर कर लिया। अदालत ने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में आरोपियों की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। आपको बता दें कि दिल्ली के दुर्गा विहार में 18 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में जरवाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। वहीं मामले में विधायक का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि खुदकुशी के जिम्मेदार आप विधायक हैं या नहीं। दूसरी तरफ एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस को आप विधायकों ने बोलने का मौका जरूर दे दिया है, जो कि लगातार आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताती रहती है। देश भर में कोरोना वायरस के बीच लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने रोजगार को लेकर है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बंद है। ऐसे में अब लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में
प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य में बुलाया और उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी ने कोरोना काल में यूपी को जिस तरीके से संभाला है उसकी तारीफ सभी कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की योगी सरकार ने 12 मई से 20 मई तक लोन मेला लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लौट रहे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए 90 लाख नौकरियों की व्यवस्था करने का फॉर्मूला भी दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों में 90 लाख नौकरियों की व्यवस्था का फॉर्मूला सुझाकर इस पर काम करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 90 लाख MSME है। इस तरह ऐसी एक इकाई में अगर एक व्यक्ति को भी नौकरी दी गई तो 90 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में रोजगार सृजन के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, लॉकडाउन होने के बाद दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे श्रमिकों और कामगारों को नौकरी देना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक आकलन के मुताबिक प्रदेश में लौट रहे कामगारों की संख्या 20 लाख के करीब है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सभी कामगारों को रोजगार देने के लिए टीम का गठन भी कर दिया है। योगी ने मजदूरों को रोजगार देने की जो घोषणा की है उससे एक आस जरूर जगी है। वहीं मजदूरों का भी कहना है कि अब कोरोना के बाद भी काम के लिए वो दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। कोरोना वायरस पर राजनीति कर पहले ही फजीहत करा चुकी कांग्रेस एक बार फिर अपने बयानबाजी को लेकर फंस गई है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि उनके नेताओं के बयानों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। MP से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र हो या दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता हों, सभी की राय अलग अलग है। कोई सोनिया गांधी की गुणगान में लगा है तो कोई मोदी की गुणगान में। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पहले चीन को लेकर बयान दिया और जब कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया तो उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन को चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को सलाह दी कि वो तुरंत ताइवान से राजनयिक संपर्क बनाए। उनका ये बयान पिछले दिनों सिक्किम के बॉर्डर पर चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प के बाद आया है। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अधीर रंजन के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि वो ताइवान और चीन को लेकर जो कुछ भी कह रहे हैं वो कांग्रेस की राय नहीं है और इसके बाद अधीर रंजन ने अपने उस ट्वीट को हटा लिया। पिछले दिनों भी कांग्रेस में कुछ ऐसा ही हुआ था जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्रूड ऑयल के आयात और निर्यात को लेकर घेरने की कोशिश की तो वो खुद ही फंस गए और बाद में कांग्रेस के ही मिलिंद देवड़ा ने उनको समझाया। और एक बार फिर जब अधीर रंजन चौधरी ने चीन को घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस अलग हो गई। मतलब कांग्रेस का स्टैंड अभी भी साफ नहीं है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस किसके साथ है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पतन के कगार पर है। कमलनाथ और दिग्विजय को सोनिया गांधी पहले ही साइडलाइन कर चुकी हैं। कांग्रेस के आधे विधायक और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी सिंधिया के सहारे सरकार चला रही है। वहीं सिंधिया भी जोर शोर से बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। MP में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सिंधिया पूरी तैयारी में है। आए दिन अपने कार्यकर्ताओं को फोन कर सिंधिया हाल चाल लेते हैं। उधर बीजेपी भी सिंधिया और उनके समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहती। उपचुनाव से पहले बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। MP में बीजेपी चाहती है कि सिंधिया के साथ साथ अपने लोग भी नाराज ना हो। इसके लिए पार्टी ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है। जिलाध्यक्षों के बदलाव में MP बीजेपी ने उसे आजमाया भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ महीने बाद प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसकी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी 22 सीटों पर उन्हीं लोगों को बीजेपी टिकट देगी जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी लोगों में गिने जाने वाले तुलसी सिलावट को भी शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने 24 जिला अध्यक्षों की घोषणा की। VD शर्मा ने अपनी टीम के चयन में
युवा चेहरों को जगह दी है। इस बदलाव से पार्टी ने तुलसी सिलावट का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही पूर्व विधायक राजेश सोनकर को भी एडजस्ट कर दिया है। पूर्व विधायक राजेश सोनकर को बीजेपी ने इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के साथ ही क्षेत्र में नई राजनीति देखने को मिलेगी। सिलावट बनाम सोनकर का समीकरण अब सिलावट संग सोनकर हो गया है। वहीं उपचुनाव से पहले बीजेपी भी किसी भी बगावत को हवा नहीं देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।